नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हमारे देश की राजनीति में यूं तो हमेशा वोटों के लिए धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी पर लगता आया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से 4 महीने पहले उसी ध्रुवीकरण की चक्की को चलाने के कटघरे में अखिलेश यादव खड़े हैं, जो भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान करते हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जिन्ना के पहले पीएम बनने पर सब कुछ अच्छा होने की बात कहते हैं। अखिलेश पर जिन्ना विवाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जिन्ना किसके काम का, इसका जवाब देने वाली दस्तक इस रिपोर्ट में। I thank His Majesty the King on behalf of the Pakistan Constituent Assembly. आजादी का अमृत महोत्सव मनाते भारत से धर्म के नाम पर पूरा एक देश अलग कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा 75 साल बाद उनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में ऐसे इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यूपी में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। सवाल है लखनऊ की सत्ता की चांदी और चांदी का मुकुट, दोनों के पीछे जिन्ना का रिश्ता क्या है? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों को चाहिए था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कुल विवाद नहीं होता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए तो जिन्ना को ही जिम्मेदार बताया जाता है ना। अब तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दीजिए, लेकिन उसके जिम्मेदार वो नहीं है। सवाल उठा, आखिर जिन्ना को याद करने का अखिलेश का संदर्भ क्या? जवाब अखिलेश से आया, मैं क्यों बताऊं? सवाल पूछने वाले फिर से किताब पढ़ें। क्या अखिलेश यादव जिन्ना को याद करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह जान लीजिए कि जिन्ना का नाम अखिलेश ने हरदोई में लिया। हरदोई जहां 5 विधानसभा सीट आती हैं, 4 सीट पर मुस्लिम वोटर 18 से 23% तक हैं। उत्तर प्रदेश में हर 10 में से 2 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखते हैं। क्या उन्हीं मुस्लिम वोट को अपनी राजनीति की बोतल में पूरी तरह उतार कर रखने के लिए जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला गया? मुस्लिम वोट तो पहले से भी अखिलेश के पास आते रहे हैं, ऐसे में क्यों फिर जिन्ना याद आए? उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 50 लाख मतदाताओं के बीच में 20% वोटर मुस्लिम हैं। 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था। 2019 में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने एकजुट होकर वोट दिया। जब इतने मुस्लिम वोटर पहले से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते आ रहे हैं, फिर क्यों पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ अखिलेश यादव खड़ा करने लगे? क्या तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण मजबूत करने के लिए? उनको जिन्ना जपने का, जिन्ना का नाम जपने की याद आती है। तुष्टीकरण का एक नया खेल शुरू हो जाता है। ध्रुवीकरण के आरोप तो हमेशा बीजेपी पर लगते आए। इस बार अखिलेश यादव की राजनीति जिन्ना के नाम पर ध्रुवीकरण के प्रयोग की कही जा रही है, लेकिन क्यों?
इस वजह को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले मुजफ्फरनगर में रैली करते वक्त जहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरा वहां चलते हैं। जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज का वोट साधने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, उसी मंच से लगे नारों को जरा सुनिएगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्ला है। अगर मल्ला चाहेगा पूरा पंथ का सब चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। अल्लाह बचाए अब मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। मल्लाह समुदाय का वोट, मंच मल्लाह समुदाय का और अल्लाह का नाम, ये सब कुछ अखिलेश यादव की पार्टी क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश में ओवैसी का पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूत होकर उतरना है? अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मुस्लिम वोटर के आधार पर बांटें तो 403 सीट वाली विधानसभा में 143 सीट पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा। क्या इन्हीं सीटों पर ओवैसी के जरा भी ताकत दिखाने से अब तक मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाले अखिलेश को नुकसान की आशंका है? ओवैसी कम से कम उन्होंने ऐलान किया है कि 100-105 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन कंस्टिट्यूएंसी में जो दूसरी पार्टियां हैं, चूंकि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी, हम ये मान सकते हैं वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी अधिक होगी। ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी पार्टियां भी शायद मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी शायद ओवैसी जीत जाएं अगर वो स्ट्रांग उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बंटवारा से बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी का बढ़ना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब कैसे है, इसे एक्सपर्ट की राय के बाद जमीनी हकीकत से समझिए। उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी मुस्लिम बाहुल्य सीटों के नतीजे देखिए। सहारनपुर में देवबंद की सीट पर 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 55,385 वोट पाए। बीएसपी को यहां 72,844 वोट मिले। मुस्लिम वोट बटा, बीजेपी 1,02,244 वोट लेकर मुस्लिम वर्चस्व वाली देवबंद सीट जीत गई। बिजनौर में नूरपुर की सीट का भी हाल जानिए। अखिलेश राहुल की पार्टी मिलकर यहां पिछली बार 66,436 वोट लाई। बीएसपी को 45,902 वोट मिले और तब मुस्लिम वोट इस सीट पर बंटने से बीजेपी 79,172 वोट लेकर जीत गई। इस बार ओवैसी वोट के ध्रुवीकरण का बड़ा कारण मुस्लिमों के बीच बन सकते हैं। क्या इसी कारण अखिलेश यादव और उनके साथी राजभर जिन्ना का नाम प्रमुखता से लेने लगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। ओवैसी तुरंत अखिलेश के ध्रुवीकरण कार्ड को खारिज भी करने लगते हैं। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। अखिलेश यादव अच्छी तरह 2014 के बाद के चुनावों में जान चुके हैं कि बीजेपी के साथ बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा है, खासकर गैर यादव ओबीसी भी। ऐसे में अखिलेश का फोकस 9% यादव और 20% मुस्लिम वोटर पर है। संभव है कि अखिलेश जिन्ना के बहाने शहरी मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में चाहते हैं, क्योंकि शहरों में 32% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। स्विंग वोटर पर ये नजर है, यानी माहौल देखकर वोट देने वाले मतदाता, जिन पर अखिलेश का ध्रुवीकरण कार्ड क्या चल सकता है? तो मुश्किल सा काम है कि कितना % स्विंग करता होगा, लेकिन निश्चित रूप से
इन सब चीज़ों का असर वोटरों के मन पर पड़ता है। आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं और खासकर जैसे बहुदलीय एक तरह से चुनाव मल्टी पार्टी कंटेस्ट होने वाला है यूपी में, ऐसी स्थिति में अगर आपने 3-4% वोटरों को भी स्विंग हो गया तो वो एक पार्टी के लिए बहुत बढ़त दे सकती है। तो कम से कम मुझे लगता है कि स्विंग वोटरों की तादाद 5 से 7% तो ज़रूर होती है। वो एक एड ऑन वोट है, एडिशनल वोट है। उस समुदाय के ज़्यादातर वोटर तो आपको वोट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने उन 5%, 6% वोटरों को भी अपनी ओर स्विंग कर लिया जो संभवतः आपको वोट नहीं देते। माना जा रहा है कि अखिलेश गैर यादव हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की काट में मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण चाहते हैं ताकि एक मुश्त 19% वोट सपा को मिले। जिन्ना वाला ये प्रयोग क्या अखिलेश को सत्ता का ध्रुव तारा दिला पाएगा? अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में सवाल 1100 रुपए की चर्चा है। 1100 रुपए के चक्कर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक हैरान हैं। आखिर शिक्षा विभाग के दिए 1100 रुपए में कैसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा खरीद कर लाएं? जो 1100 रुपए आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे कि सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे? कुछ भी तो नहीं आ रहा है। कम से कम 2-3 हजार 3 हजार रुपये तो हो। कम से कम सिलाई हो गई 500 रुपये। आज की महंगाई में कहाँ से आएंगे? 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। सरकार दे रही है कुल जमा 1100 रुपए। मानो कह रही हो कि उसी में अब 300 की दर से 600 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस, 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा, 200 रुपए में 1 स्वेटर और 125 रुपए में स्कूल बैग खरीद कर दिखाओ, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। दुकान दुकान टहल रहे हैं, खोज रहे हैं कि मिल जाए ऐसी दुकान जो दे दे 600 रुपए में 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, कोई दुकान जो दे दे 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इतने ही रुपए का बजट बनाकर खाते में पैसा भेजना शुरू किया है। यूनिफॉर्म खरीदने का बजट बढ़ाते हैं तो स्वेटर हाथ से सरक जाता है, स्वेटर का पैसा बढ़ाते हैं तो मोजा मिलना मुश्किल हो जाता है। दावा है कि इस तरह सरकारी पारदर्शिता लाने वाली एक अच्छी कोशिश पर महंगाई भारी पड़ रही है। गवाही 4 जिलों से सुनिएगा। टोटल सामान आया 2530 रुपए का, कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकती। 1100 रुपए में हो कहाँ पाएगा? अब उसमें जूता, मोजा, बैग, 200 कपड़ा लेंगे तो कहाँ पूरा हो पाएगा? पूरा होगा नहीं। 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। जैसे कि जूते हैं, ड्रेस है या किताब कॉपियाँ हैं, कम से कम 2500 रुपये, 3000, 3500, इतने रुपये का खर्चा आता है। जो 1100 रुपये आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे कि सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे? कुछ भी तो नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? दरअसल हुआ ये कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 80 लाख छात्रों के माता पिता के खाते में सीधे पैसा देने का फैसला किया। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग के लिए प्रति बच्चा 1100 रुपए उनके माता पिता के खाते में डाले जाने तय हुए, जबकि पहले खुद सरकार ही विद्यालय समितियों के जरिए खरीदवा कर ये सब बच्चों को बंटवाती थी। तो अब योजना क्यों बदली गई? काफ़ी शिकायतें होती थी अध्यापक की भी, विभाग के अधिकारियों की भी, कि यूनिफॉर्म कहाँ से खरीद करके उन्हें कमीशन खाया जा रहा है। तो इसी बेस पर हमारे विभाग का सरकार का ये अच्छा निर्णय लिया है कि 21-22 से डीबीटी के माध्यम से जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों के खाते में ये पैसा सीधे 1100 रुपये उनके खाते भेजा जा रहा है। अब उसी 1100 रुपए में बच्चों के लिए सब कुछ खरीद कर लाना चुनौती बन गया। अब तक विभाग एक मुश्त टेंडर करके बांटता था, तो बड़ी खरीदारी के रूप में ये सब 1100 रुपए में मिल जाना संभव होता था। वही यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर सब एक परिवार कैसे ले पाएगा 1100 रुपए में? दुकानदार भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1100 में ये पैकेज मिल सके। नहीं, क्योंकि क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है।
हमारी क्वालिटी में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मिल पाएगा भाई साहब, सिलाई भी महंगी है, कपड़ा महंगा है, GST लग के कपड़ा आता है। 1100 रुपए में पूरी मतलब यूनिफॉर्म किट मिलना ये सब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की महंगाई में क्या आता है आप बताइए आप। पहले शिक्षा विभाग के जरिए ही बच्चों को जब ड्रेस बांटी जाती थी तो स्वेटर बटते बटते आधी सर्दी बीत जाती थी। जूता किसी को छोटे नंबर का, किसी को बड़े नंबर का बटता था। स्कूल बैग बटते बटते आधा साल बीत जाता था। मीडिया में खबरें चलती थी, शिक्षा विभाग की किरकिरी होती थी। सिस्टम सुधारने की जगह खाते में पैसा डाल देना शायद आसान रास्ता समझा गया। 1100 रुपए में चाहे उसके बाद सामान मिले ना मिले। आज तक ब्यूरो। सरकार मेहरबान तो नेताओं के रिश्तेदार भी सरकारी पदों पर पहलवान, और यही पंजाब में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के बेटे, दामाद, दूसरे रिश्तेदार महत्वपूर्ण पदों पर सरकारी कृपा पर रखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी है पंजाब का, जो रोजगार के लिए, अपने वेतन के अधिकार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार है जो अपनों को बड़े बड़े पदों, ऊंचे कदों और मोटी पोस्ट की रेवड़ी देने में व्यस्त है। दूसरी तरफ पक्की नौकरी के इंतजार में, अपने अधिकार के वेतन के इंतजार में 18 साल से बदहाल छोड़े गए पंजाब के आम लोग हैं। और इस तस्वीर के साथ देखिए, सुनिए, इसी महीने नवंबर में मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार महेंद्र सिंह केपी को कैबिनेट मंत्री की सुविधा दे दी गई। इसी महीने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह को एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया। सितंबर में कैबिनेट मंत्री रहे गुरप्रीत कांगड़ के दामाद गुलशेर सिंह को पंजाब में आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर की नियुक्ति सरकारी कृपा से मिली। जून में कांग्रेस नेता राकेश पांडे के बेटे भीष्म पांडे को राजस्व विभाग में सरकारी कृपा के आधार पर तहसीलदार बना दिया गया। पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी तो वायदा किया था कि हर घर को रोजगार देगी। सब लोगों को उम्मीदें जगी थी कि अब जो बेरोजगार हैं उनके दिन फिर जाएंगे क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। अगर रोजगार मिला तो पंजाब के MLAs को, MPs के रिश्तेदारों को, या फिर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को, या गृह मंत्री के रिश्तेदार को। पंजाब में हजारों ऐसे बेरोजगार हैं जो दिहाड़ीदारों से भी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। मोहाली में प्रदर्शन करते चले आ रहे ये चंद लोग नहीं, ऐसे 13,000 लोग हैं जिन्हें 18 साल से वेतन के नाम पर 3,500 रुपए मिलते हैं। पढ़े लिखे ये शिक्षक दिहाड़ी मजदूर से भी कम पैसा पाते हैं। एक अध्यापक 3500 रुपया ला रहा है और 1,000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 1,000 रुपये का 5 लीटर सरसों का तेल आ रहा है, और इनसे इसकी दिहाड़ी कितनी बनती है। पंजाब में बेरोजगार लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यही हाल कैप्टन राज में रहा, यही हाल चुनाव से पहले कैप्टन बनाए गए चन्नी राज में चल रहा है। घर घर रोजगार का वायदा किया, लेकिन घर घर में जो रोजगार मांगने आया उसकी लाठी से पिटाई की। अगर आपने रोजगार दिया तो सिर्फ और सिर्फ उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, उन कांग्रेसी नेताओं को दिया जो आपकी कुर्सी बचाने के लिए जरूरी थे। उनका हक नौकरी का नहीं है, ये भी हमारे वसनीक है। अगर कोई एलिजिबल है तो हर एक का फर्ज बनता है। हमारे क्या बच्चे अगर नौकरी करना चाहे तो उनका राइट नहीं है, उनका हक नहीं है? क्या वो बेरोजगार रहे? नेताओं के बच्चे जरूर योग्यता के दम पर नौकरी पाएं, लेकिन करोड़पति परिवार से जुड़े लोग कम से कम सरकारी कृपा पर तो न रखे जाएं। ऐसी हर नियुक्ति रोजगार के नाम पर मजदूर से कम वेतन पर काम करते एक प्रकार के बेरोजगारों के जख्मों पर नमक है। लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनके वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन 5 साल बीतने पर भी पंजाब के लोगों को रोजगार नहीं मिला। आम लोगों को कोरे आश्वासन मंत्रियों, विधायकों और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के बच्चों को, रिश्तेदारों को अब नौकरी की रेवड़ियां बांटी जा रही है। मेरे पीछे जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं आखिर उनकी शिक्षा के साथ कब तक यह मजाक होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आगे चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिएगा मां अन्नपूर्णा दस्तक का अगला हिस्सा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैं इस वक्त मौजूद हूं काशी में। ये वही काशी है जिसको भगवान शिव ने अपनी राजधानी बनाया था। भगवान शिव की ये नगरी मां अन्नपूर्णा की भी धरती है और बगैर उनके ये पूरी काशी अधूरी है। काशी के इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए अब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति एक बार फिर से यहाँ पर विराजमान होने जा रही है। 100 साल पहले मां की प्राचीन मूर्ति इसी काशी से चोरी हो गई थी, जिसे भारत सरकार की कोशिशों के बाद अब कनाडा से वापस लाया जा रहा है। दिल्ली से मां की मूर्ति उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होते हुए काशी पहुंचेगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ उन्हें यहां विराजमान किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। ये जश्न है काशी के उस अधूरेपन को पूरा करने का, जिसका इंतजार शिव की नगरी पिछले करीब 100 सालों से कर रही थी। 18वीं सदी की प्राचीन मूर्ति चोरी हुई थी, जिसे कनाडा से वापस हिंदुस्तान लाया गया। मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने आम जनता से लेकर मोदी सरकार के नेता और मंत्री पहुंचे। पूजा की, आशीर्वाद लिया और ढोल नगाड़ों के बीच मां अन्नपूर्णा दिल्ली से काशी के लिए रवाना हुई। लाया जा चुका है स्टैच्यू मां अन्नपूर्णा देवी का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आरती पूरी हो चुकी है, पूजा पाठ पूरा हो चुका है और यहाँ से अब इस मूर्ति को दोबारा से लेकर के पुनर्स्थापना की जो यात्रा है वो निकाली जाएगी और यहाँ से लेकर के इसे काशी विश्वनाथ लेकर के जाया जाएगा। और आपको जरा हर्ष उल्लास का एक बार दर्शन करा देते हैं यहाँ पर। न केवल इस स्टैच्यू के जो लेकर के आया जा रहा है, जो मूर्ति लेकर के आई जा रही है, पर आसपास का जो माहौल है आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और क्यों ना हो करीबन 100 साल के बाद जो है ये मूर्ति को वापस लाया गया है इंडिया में। और आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मूर्ति की जो स्थापना है वो करी जा रही है इस रथ में। और यही रथ है जो करीबन 4 दिन के बाद इस मूर्ति को लेकर के पहुंचेगा काशी विश्वनाथ के मंदिर में। ये रथ यात्रा यूपी के 19 जिलों से होते हुए वाराणसी पहुंचेगी, जहां रास्ते में भी आम भक्त मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा एक खास रथ तैयार किया गया है, जो मां को उनके स्थान तक ले जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस ट्रक को सजाया गया है। हर तरफ मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के साथ आपको उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। ऊपर की तरफ जहां आप देख रहे हैं, यहाँ एक मंदिर तैयार किया गया है। सुबह शाम यहाँ पर मां अन्नपूर्णा की आरती की जाएगी और इसके साथ जहां जहां से यात्रा निकलेगी वहां तमाम श्रद्धालु माता के दर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। करीब 19 जिले ऐसे होंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम लोग माता के दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप समझें तो इस मंदिर के ठीक आगे की तरफ आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे जो भजन कीर्तन करते हुए मां अन्नपूर्णा को लेकर काशी जाएंगे। रथ यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। फोक डांस है। हाँ जी, और हम लोग यहाँ से कासगंज तक जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को और बहुत मजा आएगा हम लोग को ये टूर यहाँ से वहाँ कासगंज तक जाने में। मां अन्नपूर्णा अपने निवास स्थान काशी की ओर बढ़ रही हैं, तो वहीं सरकार चोरी हुई मूर्ति कनाडा से वापस लाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। जो मूर्तियां हिंदुस्तान से चुरा ली गई थी या ले ली गई थी वो लौट रही हैं। अब तक 200 ऐसी मूर्तियां लौटी है। माँ का स्वरूप, उनका मूर्ति स्वरूप आज काशी लौटने की तैयारी में है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज मैं तो यही कहूँगी कि काशी ने जिस व्यक्ति को सांसद चुन के भेजा वो भारत के प्रधानमंत्री बने और काशी के प्रति जो उन्होंने अपना वायदा था, जो कर्तव्य था, वो पूर्ण रूप से निभाया है। काशी की महारानी को उसके क्षेत्र में वापस लाने का काम जो किया है, आप उसको मतलब मेरी अंतरात्मा से पूछे तो शायद मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा है पूरे भारतवर्ष में उत्तर पूर्व दक्षिण सब तरफ होती है। उधर काशी भी मां अन्नपूर्णा की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। 15 नवंबर को पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान कोण में सीएम योगी के हाथों से मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। काशीवासी मां अन्नपूर्णा के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
चोरी की हुई मूर्तियां वापस आई और काशी की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से अभिभूत है, उनको धन्यवाद देती है और कामना करती है कि इसी तरीके से काशी के साथ बाबा विश्वनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। ये देखिए माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति आ रही है, हमारे यहाँ की गई हुई सामान हमको कहीं मिल जा रहा है, इससे बड़ा प्रशंसा हम लोग क्या कर सकते हैं। मान्यता है कि शिव की नगरी काशी में मां पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है और उन्होंने खुद भोले बाबा को भिक्षा दी थी। तभी से मिले वरदान के तहत माना जाता है कि काशी में कोई भी शख्स भूखे नहीं सो सकता, क्योंकि उसका पेट खुद मां अन्नपूर्णा भरती है। काशी स्थिति चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शिव की ये जो राजधानी है काशी, इसमें भगवान की जो रसोई है वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो भगवान का रसोई घर है। मां अन्नपूर्णा की 18वीं शताब्दी वाली मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी, जो कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह का हिस्सा थी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब इस गैलरी में प्रदर्शनी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कलाकार दिव्या मेहरा मैकेंजी के कलेक्शन से गुजर रही थी, तभी उनकी नजर मूर्ति पर पड़ गई। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद भारत सरकार ने मूर्ति को वापस हिंदुस्तान लाने की तैयारियां तेज कर दी। कनाडा सरकार ने मूर्ति भारत को सौंपने पर हामी भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल मन की बात में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाने का जिक्र कर चुके हैं। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। काशी भगवान विश्वनाथ की राजधानी है और उनकी सहधर्मचारिणी माता अन्नपूर्णा है। काशी की अधिष्ठात्री देवी मां अन्नपूर्णा है। काशी अन्नपूर्णा की नगरी भी है। पुराणों में जिक्र है कि भगवान शिव की रसोई अन्नपूर्णा है, जहां भगवान भी जाकर प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा जिस तरह से सभी काशी वासियों को अन्न देती है, उसी तरह भगवान शिव भी मां से अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसे में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के महत्व को समझा जा सकता है, जो एक बार फिर काशी में स्थापित होने जा रही है। दिल्ली से रोहित शर्मा, वरुण, वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान कला, संस्कृति और धरोहरों का देश है। ये प्राचीन मूर्तियां अपने आप में कई पौराणिक कथाओं को खुद में समेटे हुए हैं। कई बार इनकी प्राचीनता और कला ही इनकी चोरी की वजह बन जाती हैं। यही कारण है कि अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद कई बार जिक्र किया गया कि जो मूर्तियां चोरी हुई हैं, दूसरे देशों में जो हिंदुस्तान की मूर्तियां हैं, उनको तेजी से हिंदुस्तान लाने की कोशिशें की जाएं। और कई मौकों पर भारत की ये कोशिश रंग भी लाई है। सौ साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापस आ रही है। जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी समरी हो। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वो मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है। हिंदुस्तान कला, संस्कृति और धरोहरों का देश है। यही धरोहरें कई सालों से विदेशी आक्रमणकारियों को भी भारत लाई। किसी ने लूटपाट की तो कोई बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी में लग गया। मोदी सरकार उन्हीं धरोहरों को वापस हिंदुस्तान लाने की कोशिशों में लगी हुई है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी नीति को बढ़ावा दिया जिससे भारत को अपनी खोई हुई, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासतों को वापस पाने का मौका मिला। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों को वापस देश में लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक 1976 से लेकर 2014 तक जहां भारत अपनी 13 सांस्कृतिक मूर्ति, संरचना जैसी धरोहरों को विदेश से वापस ले पाया था, वहीं 2014 से अब तक ऐसी 41 विरासत वाली वस्तुओं को लेकर आ चुका है। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां की सरकार ने चोलकालीन गणेश की मूर्ति और चोरी हुई 200 अन्य भारतीय कलाकृतियां सौंपी थी। इसमें धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा से बनी चीजें थी। भारत को लौटाई गई प्रतिमाओं में से कुछ तो 2000 साल पुरानी थी। हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं, वो मूर्तियां कर देती हैं। भारत को पुरानी कलाकृतियां लौटाने वाले देशों में केवल अमेरिका ही नहीं है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत सरकार को ऐसी 14 विरासतों को वापस करने का फैसला लिया। इनकी कीमत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और ये वो धरोहर हैं जिनमें से कुछ 9वीं से 13वीं सदी के बीच चोल राजवंश के समय की है। कि 75 वर्ष आजादी को हुए, मूर्ति पहले भी वापस लाई जा सकती थी, उस पे भी काम हो सकता था, लेकिन उस समय कुछ लोग स्मगलिंग में जुड़े रहे और स्मगलिंग में केवल जुड़े नहीं रहे बल्कि जो स्मगलर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं किए। तो आज आपको भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने न केवल कार्रवाई की बल्कि भारत की मूर्तियां और धरोहर को संजोने का काम किया। अन्नपूर्णा की मूर्ति से पहले कनाडा ने खजुराहो से चोरी हुई 900 साल पुरानी एक मूर्ति लौटाई थी। बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति को पैरट लेडी के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2015 में कनाडा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये मूर्ति सौंपी गई। जर्मनी ने 10वीं सदी की दुर्गा की प्रतिमा एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान सौंपी। ये मूर्ति 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। 2012 में इसके बारे में पता चला था। देश को वापस अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मूल्यवान चीजों को पाने की ये कोशिश नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नहीं शुरू हुई। ये मिशन पहले से चल रहा था। 2003 में जब गुजरात में मुख्यमंत्री का पद नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे, तभी दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्जरलैंड से खुद लाए थे। पहले भी प्रायर नरेंद्र मोदी जी सत्ता आने से पहले भी प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, मगर उस समय पूरा जितना सफल होना था सफल नहीं हुआ। लगभग मेरे ख्याल से 13 एंटिक्विटीज आज़ाद के बाद अभी तक लाए गए। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद अभी लगभग 53 भारत सरकार के पास आए और कुछ और अमेरिका में भी और आइडेंटिफाई किया, वो भी आने वाला है। ये अच्छे एक प्रयास कर रहे हैं अभी। सरकार की इन कोशिशों को हेरिटेज कूटनीति भी कह सकते हैं, जिसके लिए पूरी एक टीम काम करती है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट नाम का एक संगठन चोरी हुई कीमती चीजों को दिलाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये संगठन पहले तो पता करता है कि कौन सी मूर्ति या कलाकृति गायब हुई। इसके बाद इस मामले को कानूनी रूप देने के लिए FIR दर्ज कराई जाती है। इससे केस में जांच एजेंसियां शामिल हो जाती हैं और मामले की तलाश में जुट जाती हैं। अंत में दो देशों की सरकार के बीच बातचीत होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, CBI समेत कई एजेंसी के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं, खोजते हैं उन बहुमूल्य विरासतों को जो भारत की है लेकिन विदेश पहुंच जाती है। उन्हें देश में वापस लाने की नीति लगातार चलती रहनी जरूरी है, क्योंकि जो देश अपनी संस्कृति, इतिहास की रक्षा करेगा, वही देश अपनी पहचान हमेशा दुनिया में कायम रखेगा। आज तक ब्यूरो। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी मां अन्नपूर्णा देवी की उस प्राचीनतम मूर्ति का इंतजार कर रही है और उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन के लिए यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है और लोगों में
खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हमारी इस पेशकश में इसी के साथ काशी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।